हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ओके, जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में सिंगल फेस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने क्या किया था, एक जो हमारा करंट उसको हमने दो करंट में डिवाइड कर लिया था, मतलब टू फेस मोटर बन गई थी और मोटर हमारी क्या करने लगी थी, रन करने लगी थी। ओके, बट वहां पे जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो हमारा उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि जो दोनों करंट थे IM और IA, उनके बीच में जो एंगल था हमारा वो कितना था, 25 to 30 डिग्री था, जबकि हमें एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री एग्जैक्ट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट मोटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके, जो लास्ट क्लास में हमने स्प्लिट फेस मोटर पढ़ा था उसमें एक पॉइंट हमारा छूट गया था कि जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटेशन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्स एनी वन ऑफ द बाइंडिंग। ठीक है, दो बाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक मेन बाइंडिंग। तो अगर आप उसकी रोटेशन को रिवर्स करना चाहते हैं, सपोज क्लॉकवाइज घूम रही है, अब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एक बाइंडिंग का जो हमारा टर्मिनल्स है उनको रिवर्स करना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो या फिर मेन बाइंडिंग के टर्मिनल्स को, दोनों को एक साथ आप रिवर्स नहीं करेंगे। आप किसी भी एक बाइंडिंग के टर्मिनल्स को रिवर्स करेंगे तो वो क्या करेगा, रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मोटर जो है दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्या करता है हमारा, एग्जैक्ट अगर अपन कैपेसिटर लेते हैं तो वो 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, दो वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग और एक हमारा क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, दो वाइंडिंग लगाएंगे क्योंकि हमें मशीन को मोटर को क्या करना है, टू फेस मोटर बनाना है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो एंगल हमें लास्ट स्प्लिट फेस मोटर में हमें जो 25 डिग्री टू 30 डिग्री मिल रहा था, अब वो हमें करंट हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री मिल जाए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री मिलेगा तो एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और मोटर क्या करेगी, हमारी रोटेट करने लगेगी। ओके, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये सपोज मेन वाइंडिंग है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके साथ यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देंगे और यहाँ पे ये हमारा स्विच लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RM XM, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का RA XA, ये कैपेसिटर और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, रूट। ये सप्लाई V, that is current I, this is IM and this is IA। ओके, तो क्या होता है हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, रोटर सेम एज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगा हमारा। ओके, ये क्या है, रोटर। रोटर क्या होगा हमारा, सेम एज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जैसा होगा। ठीक है, रोटर बार्स होंगे हमारे। स्टेटर जो होगा उसमें क्या होगा, स्टेटर में क्या होगा हमारा, दो वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग और एक क्या होगी, ऑक्सिलरी बाइंडिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो है इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा और साथ में क्या लगा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मोशन पे डिपेंड करता है, रेडियली आउटवर्ड लगता है। तो जैसे ही हमारी मशीन क्या करेगी, 75% टू 80% स्पीड अचीव कर
करेगी सिंक्रोनस स्पीड के, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो मशीन है हमारी वो केवल क्या होगी, मेन वाइंडिंग पे रन करेगी, नॉर्मल रन करेगी, मतलब बिलो सिंक्रोनस स्पीड क्या करेगी, हमारी रन करने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा एडवांटेज हुआ, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लगा देने से अब जो IM है और जो IA है, मेन वाइंडिंग का करंट और जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस कितना आ जाता है हमारा, 90 डिग्री आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और हमारा मोटर जो है वो क्या होती है, रन करने लगती है, जो कि लास्ट क्लास में कितना था, 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, टाइम एंड स्पेस दोनों में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में, ठीक है। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में टाइम और स्पेस दोनों में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। तो वहां पे हमारा टाइम में था लेकिन स्पेस में नहीं था, बट यहाँ पे टाइम में भी हम लेके ही चलेंगे ऑलरेडी, और स्पेस में भी हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो मशीन क्या करती है, हमारी एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और मशीन क्या करती है, रन करने लगती है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ हमने सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे अगर इसका डायग्राम, ये एक है RM और ये XM, ठीक है। यहाँ से लेंगे RA XA और इसके साथ यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर कनेक्ट है, दोनों वाइंडिंग पैरेलल में ही हमारी कनेक्ट है, तो इसलिए हमने ये ऐसा ले लिया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये सपोज RM XM है, RA XA और ये XC, यहाँ पे करंट जा रहा है IM और ये IA, यहाँ वोल्टेज है हमारा V। ओके, तो अगर हम IM निकालते हैं तो IM क्या होगा हमारा, V बाई RM प्लस J XM होगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसका, मैग्नीट्यूड V बाई अंडर रूट ऑफ RM का स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर, और एंगल क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स XM बाई RM। ओके, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है केवल, तो ये क्या करेगा, एंगल लैग ही करेगा वोल्टेज से, ठीक है। IA ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात करें तो क्या आएगा, करंट V बाई RA प्लस J XA, ओके, माइनस ऑफ J XC, माइनस J XC, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख लीजिए, या तो J XA J XC J XM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अंडर रूट ऑफ RA का स्क्वायर प्लस XC माइनस XA का होल स्क्वायर, एंगल क्या आ जाएगा, कैपेसिटर लगा है मतलब अब ये क्या करेगा, एंगल जो है वो लीड करेगा, तो XC माइनस XA डिवाइड बाय RA, यहाँ पे जो XC की वैल्यू होती है वो XA से क्या करते हैं, हम ज्यादा लेते हैं। ओके, तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू लेना है XC की कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, एंगल जो है हमारा वो क्या आ जाए, हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। इट इज डिसाइड दैट द एंगल बिटवीन IM एंड IA इज 90 डिग्री, सो दैट जो हमारी बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी, एक फॉरवर्ड बन रही थी और एक बैकवर्ड बन रही थी, सो दैट बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट, जो हमारी बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैंसिल हो जाए एंड ओनली फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बचे हमारी, ठीक है। केवल फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बचेगी तो हमारा मशीन क्या करेगी, रन करने लगेगी, बैकवर्ड वाली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बनाना है कि XC हमारा क्या है, IM और IA के बीच का जो एंगल है वो कितना हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कैसे बनेगा, अगर हम इसका देखें, ये सपोज क्या है, V डिफरेंस वोल्टेज है, IM इससे कुछ एंगल लैग करेगा और IA जो है वो हमारा
लीड करेगा। आई एम लैग कर रहा है माइनस आई ए लीड कर रहा है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आना चाहिए हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये एंगल सपोज फाइव एम है और ये क्या है फाइव। ओके, तो एंगल क्या होना चाहिए फाइव एम प्लस फाइव ए इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन है। जब फाइव एम प्लस फाइव ए 90 डिग्री आ जाएगा तो एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी जनरेट होगी। बैकवर्ड वाली जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी जीरो और केवल फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। तो एक ही फील्ड बचेगी फॉरवर्ड में और फॉरवर्ड में लगेगा तो वो फॉरवर्ड में घूमेगा। नहीं तो पहले क्या था फॉरवर्ड भी लग रहा था बैकवर्ड, तो आधा आधा बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और अगर कम है तो अपोज तो करेगा ही, तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पा रही है, मोटर अच्छे से रन नहीं कर पा रही है। बट जब बैकवर्ड वाला जीरो हो जाएगा केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टॉर्क लग रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगी घूमने लगेगी। ओके, तो ये कंडीशन हमें निकालना है। ये कंडीशन पूछ ली जाती है, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये कंडीशन बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट है। फाइव एम प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री मतलब एक्सी की वैल्यू हमें कितनी रखना पड़ेगा तब हमें एग्जैक्ट एंगल 90 डिग्री मिले, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए हमने क्या बोला है कंडीशन फाइव एम प्लस फाइव ए इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, फाइव एम प्लस फाइव ए 90 डिग्री है। फाइव एम क्या है, ये क्या है फाइव एम और ये क्या है फाइव ए। ओके, तो फाइव एम क्या है tan इनवर्स एक्स एम बाई आर एम। फाइव क्या है tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स ए बाई आर ए इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इसको अगर इस साइड ले जाए तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स ए बाय आर ए इक्वल टू 90 माइनस tan इनवर्स एक्स एम बाई आर एम। ओके, tan दोनों साइड ले लें अगर तो क्या होगा एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइड बाय आर ए इक्वल टू tan 90 माइनस tan इनवर्स एक्स एम बाई आर एम। ये हमें कंडीशन फाइंड करना है। कंडीशन फाइंड करने आ जाएगा थ्योरेटिकल एग्जाम है तो इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है। ठीक है, सपोज इसको मान लेते हैं थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स एक्स एम बाई आर एम। tan इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा tan थीटा इक्वल टू एक्स एम बाई आर एम। तो cot थीटा क्या होगा आर एन बाई एक्स एम। उल्टा होगा कि नहीं होगा, tan थीटा का cot थीटा उल्टा होता है। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू ये फाइंड कर ली तो यहाँ पे रख देंगे तो एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइड बाय आर ए इक्वल टू आर एम बाई एक्स एम। तो यहाँ से क्या होगा एक्स सी माइनस एक्स ए डिवाइड बाय आर इक्वल टू क्या है आर एम बाई एक्स एम। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू आर एम बाई एक्स एम। एक्स सी क्या आ जाएगा आर एम बाई एक्स एम प्लस एक्स ए, ये क्या हो गया एक्स सी। तो जो हमें कैपेसिटर की वैल्यू रखनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो इतना होगा एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई एफ सी। यहाँ से कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो पता ही है एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हमें जो वैल्यू रखनी है वो इतनी रखनी है। एक्स सी की वैल्यू जब हम इतनी रखेंगे तब हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री फेज डिफरेंस मिलेगा आई ए और आई एम के बीच में। ओके, तो ये हमारी कंडीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा, अच्छे से ड्राइव करना भी आना चाहिए कि कैसे आई है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेंगे अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है कोई सेमेस्टर का एग्जाम है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सीधे उसमें ये कंडीशन पूछ ली जाएगी कि एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए। एक तो ये फाइव ए प्लस फाइव एम इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए वैल्यू आर एम एक्स एम प्लस एक्स ए। यहाँ पे ये ए मतलब ऑक्सिलरी का है, एम मतलब मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ओके, तो
अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, 3 to 4.5% होती है ऑफ फुल लोड टॉर्क की। जबकि आपने देखा था जो हमारी स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर थी उसमें कितना मिल रहा था, 1.5 to 2%। तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की टॉर्क की जो वैल्यू होती है यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें दो चीज याद रखनी है। पहली कंडीशन हमारी जो आई है अभी क्या आई थी, एक्स इक्वल टू आर ए आर एम, क्या थी हमारी, एक्स इक्वल टू आर ए आर एम बाई एक्स एम प्लस एक्स ए। ये हमारी इतनी होनी चाहिए। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर वैल्यू इज हाई, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हाई होना चाहिए टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और दूसरा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज लो। ओके, तो ये दो कंडीशन हमें याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर हाई टॉर्क हाई रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू हाई होना चाहिए, ये हमारी वैल्यू जो है वो इतना होना चाहिए, और स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर कई सारे टाइप के होते हैं, पेपर वगैरह, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई केवीएआर रेटिंग का होता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं। ओके, ये भी पूछ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ, कहाँ पे कौन सी चीजें यूज हो जाए ये हम खुद ही नहीं जानते। ठीक है, तो जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्ट एम्पियर रेटिंग का होता है। ओके, अब हम इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्पीड है हमारी एंड दिस वन इज टॉर्क। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है, पहले क्या हमारी मेन वाइंडिंग है, केवल मेन वाइंडिंग होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 0 होगा हमारा। ठीक है, बट जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और क्या करते हैं, और मेन वाइंडिंग दोनों लगा देते हैं, ऑक्सिलरी भी और हमारी मेन वाइंडिंग भी, तो हमारा करंट स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, बढ़ जाएगा। तो हमारी जो होगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से होगी। तो ये वाली है मेन प्लस ऑक्सिलरी। ओके, मेन वाइंडिंग के कारण। तो जो हमारी एग्जैक्ट वाली बनेगी वो क्या, अब देखो ये स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है, बढ़ गई है एज कंपेयर टू स्प्लिट फेज। ये कितना हो जाता है, 3 to 4.5% ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो ये एग्जैक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ हमारी ऐसे बनेगी। जैसे ये 75% स्पीड अचीव कर लेगा तो ये क्या होगा, यहां से स्विच कर जाएगी और फिर ये केवल मेन वाइंडिंग वाला जो कर्व है इसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो कुछ हमारी इस तरीके से बनती है। ओके, अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है इस मोटर की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अपन ने अलग से कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटर की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट जो है वो क्या होती है इसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर हमें इस मोटर को रिवर्स करना है, जैसे हमने स्प्लिट फेज वाले में बोला कि रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है उसमें तो हमने क्या बोला है, कोई भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दो तो वो अनदर डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। तो अगर इसको आपको रिवर्स करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 स्पीड पे लाना पड़ेगा, उसके बाद रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इसको क्या करेंगे, 0 पोजीशन पे लाएंगे, उसके बाद किसी भी एक वाइंडिंग को, या तो मेन को या फिर ऑक्सिलरी को, किसी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, किसी भी एक को, या तो मेन के कर दो या फिर ऑक्सिलरी को। ठीक है, बट इसमें कंडीशन है पहले अपन 0 पे लाएंगे, फिर रिवर्स करेंगे, फिर वो रोटेट करेगा हमारा। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है।
कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है, वहां पे हम क्या करेंगे? इस मोटर का यूज करेंगे। ओके, हमने देखा था वो कहाँ पे यूज कर रहे थे? जहाँ मॉडरेट टॉर्क चाहिए हो, ये वहां यूज करेंगे जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि यूज्ड इन पंप्स, कंप्रेसर, ओके, पंप्स हो गया, कंप्रेशर हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, मशीन टूल एक्सेट्रा। ठीक है, तो कई सारी जगह जहां पे भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे। ओके, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हमने क्या किया? दो वाइंडिंग लगाई, ऑक्सिलरी मेन, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ एक कैपेसिटर लगा दिया ताकि हमें क्या हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री फेज डिफरेंस मिल जाए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में, ताकि एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए और मोटर हमारी क्या करे? रोटेट करने लगे। ओके, तो ये था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। थैंक यू।